गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रिफिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर कैथे बिल्डिंग पर खड़ा ज़ायान के आने का वेट कर रहा था। वो स्माइल करते हुए बोलता है, ज़ायान फाइनली तुम वापस आ ही गए। जैसे ही वो कर्नल को अपने सामने देखता है तो वो जल्दी से सल्यूट करते हुए उन्हें बताता है, कर्नल हाइन, मैं सेंट्रल एकेडमी से लेफ्टिनेंट कर्नल कैथे हूँ। मुझे स्टूडेंट जाओ को यहाँ से ले जाने के ऑर्डर्स मिले हैं। मगर कर्नल बर्टन तो उसे कोई भी रिप्लाई किए बिना वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें ऐसे जाता ज़ायान भी देख रहा था। फिर ज़ायान भी कैथे के साथ जाने लगता है। इसके बाद हम ज़ायान और कैथे को एक लैब में देखते हैं जहाँ पर ज़ायान उससे पूछता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इसमें कैथे उसे बताता है कि हम यहाँ टेस्ट करने वाले हैं। कैथे की ये बात सुनकर ज़ायान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसे जल्दी से बताने लगता है, क्या कहा टेस्ट करने वाले हैं? क्या तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया है? बस मेरे ब्रेन की स्पीड ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन कैथे, मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में उसकी नज़र लिली पर पड़ती है, जिसे कि मिरर के एक बड़े से कंटेनर में बंद करके रखा गया था, बिल्कुल एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह, जिसे देखकर ज़ायान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो जल्दी से उसे बुलाने लगता है कि लिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर लिली भी बुरी तरह से कंटेनर को नॉक करते हुए उसे खुद को बाहर निकालने का बोलती है। ज़ायान चिल्लाते हुए कैथे से बोलता है कि अभी इसे ओपन करो। जिस पर कैथे सीरियस लुक के साथ ज़ायान की तरफ देखते हुए बोलता है, कैडेट ज़ायान, जुबान संभाल कर बात करो। मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ और तुम सिर्फ एक कैडेट। तुम मुझे ऑर्डर्स नहीं कर सकते। हमने एक मिट वायरस का यूज करके एक न्यू वायरस बनाया है कि एक बायोकेमिकल वेपन के तौर पर यूज किया जाएगा। हमारे पास ये राइट्स हैं कि हम लिली को इस बायोकेमिकल वेपन्स में एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। देखिए, ये बात सुनकर ज़ायान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुमने अभी अभी क्या बोला? एक टेस्ट सब्जेक्ट? क्या तुम पागल हो चुके हो? जिस पर कैथे सीरियस टोन के साथ रिप्लाई करता है, सबसे पहले हम इसे ज़ोंबी में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इस पर बहुत सी स्टडीज करने वाले हैं, जैसे कि इसकी बॉडी को कट करके हम इसकी हीलिंग एबिलिटी को चेक करेंगे और हम ये देखने के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे कि क्या हम इसे नए वायरस में इनक्यूबेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। कहते कि ये सारी बातें सुनकर ज़ायान अब थोड़ा शांत होता है और वो काफी ज्यादा सैड होते हुए बोलता है, बहुत हुआ, बातें करना बंद करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि इसे बाहर निकाल दो। जिस पर कहते ज़ायान को एक डिवाइस पकड़ाते हुए बोलता है, इसे बाहर नहीं निकाल सकता, मगर तुम निकाल सकते हो। इस वायरल जीन को डीएक्टिवेट करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। इसे सिंथेसाइज करो और वायरस को तोड़ने के लिए चैम्बर में एंजाइम्स इंजेक्ट करो। ये वायरल जीन चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमें बस इसकी कैलकुलेशन को एनालाइज करना है कि ह्यूमन बॉडी में वायरस के साथ मिलकर ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। फिर हम ज़ायान को देखते हैं जो कि सिस्टम के सामने बैठकर वायरस को डिकोड कर रहा था और मन में सोच रहा था, जितना जल्दी हो सके मुझे उतना जल्दी करना पड़ेगा। नहीं, मुझे उससे भी ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा। हम इस वायरस को एग्जैक्टली कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो लिली को हर हाल में बचाना चाहता था। वो लिली को बिल्कुल भी इस हाल में नहीं देख सकता था। वो लिली की हालत देखते हुए मन ही मन उसे शांत रहने का बोलता है, अगर तुमने सोचना बंद कर दिया तो तुम ज़ॉम्बी बन जाओगी और भी मैं कभी भी तुम्हें वापस नहीं ला सकूंगा। प्लीज हिम्मत मत हारो। ज़ायान अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए वायरस को डिकोड कर रहा था और फिर सोचने लगता है कि क्या इस वायरस को तोड़ने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी है, जैसा कि मेटाबॉलिज्म। ज़ायान ने इस वायरस को तोड़ने का सलूशन ढूंढ लिया था कि हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म का यूज करके वायरस को तोड़ सकती है। ये सब सोचते हुए वो चैम्बर में एंजाइम्स इंजेक्ट कर देता है। हम लिली को देखते हैं जो कि नीचे गिर चुकी थी और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। जैसे ही एंजाइम इंजेक्ट होते हैं तो उसकी हार्ट बीट दोबारा से स्टेबल होने लगती है और स्लोली स्लोली करके अपने नॉर्मल रिदम में वापस आ जाती हैं। इसे देखकर ज़ायान साय करते हुए अपने सर से वीसीआर हेलमेट उतारता है। ज़ायान बेचारे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर कहते उसके पास आकर उससे बोलता है कि तुम कामयाब हो गए हो। 8 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स काफी फास्ट था। जितना टाइम मैंने सोचा था उससे 1 मिनट एंड 36 सेकेंड कम था ये। फिर ज़ायान थोड़ा रिलैक्स होते हुए उससे पूछता है, तुमने झूठ क्यों बोला? ज़ायान की ये बात सुनकर कैथे थोड़ा चौंक जाता है और उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या झूठ बोला। जिस पर ज़ायान उसे बताता है,
میں نے ریئیکشن سسٹم کو ہیک کر کے اراؤزل کی کمپوننٹس کو چیک کرنے کا ٹرائی کیا تھا۔ جس وائرس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا وہ بالکل ریل ہے، مگر جو چیز تم نے چیمبر میں انجیکٹ کی ہے وہ بس ایک کامن انستھیٹک ہے۔ پھر وہ سائے کرتے ہوئے اس سے بولتا ہے، تم لیلی کو ٹیسٹ سبجیکٹ کے لیے یوز نہیں کرنے والے۔ جس پر کہتے اس سے پوچھتا ہے، تم اسے لائک کرتے ہو؟ میں بس یہ چاہتا تھا کہ اس کا یوز کر کے تم اس ٹیسٹ میں پورے ایفرٹس ڈالو۔ کہتے کہ یہ بات سن کر زایان اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تمہیں کس نے کہا کہ میں لیلی کو لائک کرتا ہوں؟ اس پر کہتے جلدی سے اسے بتانے لگتا ہے کہ چار واپس آتے ہوئے سارے راستے وہ یہی باتیں کر رہی تھی۔ تم نے اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہنے کا ڈیسیژن لیا تھا۔ تم ہائن برٹن کے ساتھ اسے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر بھی جا سکتے تھے اس ٹائم جب زومبیز اس وومن کو آلموسٹ مارنے ہی والے تھے۔ کیا تم ابھی بھی یہی بولو گے کہ تم اسے لائک نہیں کرتے؟ جس پر زایان وہاں سے اٹھتے ہوئے ریپلائی کرتا ہے، وہ ایک وومن ہے اور میں ایک مین۔ ایک وومن کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ جانا ایک مین کے لیے کتنا زیادہ شیم فل ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہاں اس کی جگہ تم ہوتے تب بھی میں یہی کرتا۔ یہ بولتے ہی زایان تھوڑا امبیرس ہوتے ہوئے من میں سوچنے لگتا ہے، میں اس مین کی طرح فیل کیوں کر رہا ہوں جسے اس کی گرل فرینڈ نے رنگے ہاتھوں چیٹ کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو اور وہ ڈیسپریٹلی خود کو ایکسپلین کرنے کا ٹرائی کر رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے زایان سائے کرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نیک کو رب کرتے ہوئے اس سے بولتا ہے، یہ اس ٹیسٹ کو کرنے کا کیا پرپس تھا؟ جس پر کہتے تھوڑا اینگری ہوتے ہوئے اس سے بولتا ہے، آخر اس میں میرا کیا پرپس ہوگا؟ اگر میں تم پر پریشر نہیں ڈالتا تو تم اس ٹیسٹ میں بالکل بھی اچھے سے پرفارم نہیں کرتے۔ میں نے ہائر اپس میں اپلائی کیا ہے کہ اگر اس ٹیسٹ میں تم اے لیول کی پرفارمنس اچیو کر لیتے ہو تو تم میرے ریسرچ اسسٹنٹ بنو گے۔ جس پر زایان اس سے پوچھتا ہے، کیا تم سچ بول رہے ہو؟ زایان کی یہ بات سن کے کہتے کافی زیادہ غصہ کرتے ہوئے اس سے بولنے لگتا ہے، اور میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟ اگر تم میرے آس پاس رہو گے تو میں اچھے سے تم پر نظر رکھ سکوں گا۔ اگر میں نے تمہیں فیلڈ ریسرچ کرنے کے لیے یہاں سے باہر جانے دیا تو ہر دن میں تمہاری فکر کرتے ہوئے ہی مر جاؤں گا۔ کہتے کہ ایسے چلانے کی وجہ سے زایان تھوڑا گھبرانے لگتا ہے۔ پھر کہتے تھوڑا شانت ہوتے ہوئے دکھی من سے اسے بولتا ہے، مجھ پر غصہ مت کرنا۔ پھر آگے بڑھ کر زایان کو ہگ کر لیتا ہے کہ تم میرے اونلی فرینڈ ہو، میں بس نہیں چاہتا کہ تم کبھی بھی ڈینجرس جگہ پر جاؤ۔ اس پر زایان اسے کنسول کرنے کے لیے پیٹ کرنے لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، میں تم پر غصہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرسن سپیریئر کے پاس آتا ہے، جس پر سپیریئر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے ٹیسٹ ریزلٹ آ چکے ہیں۔ وہ پرسن ریپلائی کرتا ہے کہ اس کے برین کی اسپیڈ 300 ٹیرا بائٹس ہے، جو کہ اس ڈیٹا سے میچ کرتی ہے جو کہ بیس 40 نے ہمیں سینڈ کیا تھا۔ اس میں وہ پرسن کو سوچتے ہوئے بولتا ہے، ایون کہ شین بن کی برین کی ایکسیس اسپیڈ بھی 260 ٹیرا بائٹس ہی ہے۔ اس پر وہ پرسن سپیریئر سے پوچھتا ہے، یور ایکسیلنسی، کیا ہمیں زایان کے لیول کو اپگریڈ کر دینا چاہیے؟ پر وہ پرسن وہاں سے جاتے ہوئے بولتا ہے، بالکل بھی نہیں، یعنی کہ وہ زایان کے لیول کو اپگریڈ نہیں کرنے والے۔ ہمیں یہ پہلے سے ہی پتہ چل چکا ہے کہ ٹیٹل سرچ آرگنائزیشن ایئر کرافٹ پر اسی لیے اٹیک کر رہی ہے کیونکہ وہ ریسرچرز کے برین کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ انہیں زایان کے ریسرچ لیول اور ٹرمینل ایکسیس اسپیڈ کے بارے میں پتہ چل گیا تو ڈیفینیٹلی وہ اسے ٹارگٹ کریں گے۔ پھر وہ اس پرسن سے بولتے ہیں کہ سینٹرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو نوٹیفائی کر دو کہ کیتھے کی ریکویسٹ کو اپروو کر دیا گیا ہے، مگر زایان کا لیول چینج نہیں کیا جائے گا۔ اس کی سیکیورٹی کو انکریز کر کے اے لیول کر دو اور اسے فل ٹائم پروٹیکشن پرووائڈ کرو۔ جس پر وہ پرسن جلدی سے انہیں سلیوٹ کر کے یس بولتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سپیریئر چیئر پر بیٹھتے ہوئے زایان کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے، یہ کتنا زیادہ بولڈ اور انٹرسٹنگ ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ سائنس اکیڈمی کے ہیڈ کو یہ لگتا ہے کہ یہ رپورٹس بالکل بیکار ہیں۔ ٹرمینل اور ڈیٹا سپورٹ کے بنا ہی ایسے بیکار رومرز کو پھیلایا جا رہا ہے، وہ تو اسے ویریفائی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد ہم زایان کو دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس اسے بولی کر رہے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ آگے بڑھ کر زایان کو زور سے سلیپ لگا دیتا ہے کہ تم میری بات کا رسپانس کیوں نہیں کر رہے۔ زایان تو بنا کسی ایکسپریشن کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، آخر میں ان سے چھٹکارا کیسے پاؤں۔ اتنے میں ایک دوسرا پرسن آ کر زایان کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے چلا کر بولتا ہے، یہ وہی ہے، اس کا نام زایان ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے، آج میں نے اسے ایئر کرافٹ سے باہر آتے دیکھا تھا۔ دوسرے پرسن کی بات سن کر گولڈن ہیئر والا پرسن زایان کو بری طرح سے مارنے لگتا ہے، مجھے آنسر نہ کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس پر وہاں کھڑے دوسرے پرسن بھی آگے بڑھ کر زایان کو مارنے لگتے ہیں کہ اسے اتنا زیادہ مارو کہ یہ مر ہی جائے۔ وہ
वो जायान को पूरी तरह से मार रहे थे, जिस पर जायान खुद को कवर करते हुए मन में सोचता है, डैम इट, यहाँ क्या हो रहा है। बाहर क्रैश होने की वजह से ज़ॉम्बीज़ ने हम पर अटैक कर दिया था और यहाँ शहर में मैं दूसरों से पिट रहा हूँ। इस पर जायान भी अब चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मेरा सर तोड़ दो, वरना मैं डिसिप्लिन ऑफिस में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। जायान की ये बात सुनकर वो पर्सन गुस्से से जायान के हेयर्स को खींचने लगता है और फिर उसे फ्लोर के साथ जोर से पिन करके उसके क्लोज आकर बोलता है, जी क्या तुम अभी भी डिसिप्लिन ऑफिस में हमारी रिपोर्ट करना चाहते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें मार क्यों पड़ रही है। यहाँ डिसिप्लिन ऑफिस के मेजर डेंजल के कहने पर ही तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। ओह, ये कितनी बुरी बात है। मेजर जायान के साथ ऐसा क्यों करना चाहेंगे? उन पर्सन की ये बात सुनकर अब जायान फायर बैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और उसे याद आता है, यहाँ पर किसी ने उसे बताया था कि इसकी नी पर अटैक करके पीछे की तरफ झुको, करने से इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये तुम्हें छोड़ सकता है। ये याद आते ही जायान जल्दी से उस पर्सन के नी पर अटैक कर देता है, जिसकी ऐसा करने पर वो पर्सन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। दूसरा पर्सन जल्दी से आगे बढ़कर जायान पर अटैक करने लगता है, मगर जायान उल्टा उसी पर ही अटैक कर देता है। वो उस पर्सन को एक जोरदार किक लगाकर वहां से दूर फेंक देता है। ओह फाइनली जायान, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जायान के एक ही मूव से वो दोनों पर्सन फ्लोर पर गिर चुके थे और जायान ने भी खुद को छुड़ा लिया था। जैसे ही वो दोनों नीचे गिरते हैं, जायान जल्दी से खुद को संभालता है और उठकर जल्दी जल्दी से वहां से जाने लगता है। उनसे छुटकारा पाकर जायान साय करते हुए वहां से जा रहा था कि इतने में उसे कुछ फील होता है। वो अपनी साइड पर देखता है तो वहां पर कर्नल बर्टन थे। कर्नल बर्टन उसी की तरफ ही देख रहे थे। वो जायान की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और किलर आई से जायान के फेस को देखने लगते हैं, जिन्हें अपने सामने देखकर जायान सोचने लगता है, हाइन ये यहाँ कैसे। मगर कर्नल तो किलर आइसों से देखते हुए उसके बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। कर्नल जायान के काफी ज्यादा पास थे। जायान बेचारा कर्नल को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि अब इस दफा उसके साथ क्या होने वाला है। लास्ट टाइम कर्नल ने उसका शोल्डर डिसलोकेट कर दिया था, अब इस टाइम कर्नल उसे क्या पनिश करने वाले हैं। मगर कर्नल तो जायान को कुछ कहने की बजाय उस पर अटैक करने वाले पर्सन को नेक से पकड़ लेते हैं। कर्नल के ऐसे करने की वजह से वो पर्सन दर्द से चिल्लाने लगता है, जिस पर जायान का ध्यान भी उस पर्सन की तरफ जाता है। वो ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है। इतने में कर्नल उसे अपने एक ही हाथ से उठा लेते हैं। कर्नल की इस पावर को देखकर उसके पीछे आते हुए दोनों पर्सन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, आखिर तुम कौन हो। दूसरा पर्सन भी हिम्मत करते हुए बोलता है, दूसरों के बिजनेस में इंटरफेयर मत करो। इस पर कर्नल उस पर्सन को फ्लोर पर फेंक देते हैं और उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि मेजर डेंजल को बता देना कि मैं हाइन बर्टन हूँ। उसने मेरे साथ इम्प्लॉयड होने का ट्राई किया है तो मैं उसके आने का वेट करूँगा। इसे सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं, कर्नल हाइन बर्टन स्पेशल टास्क फोर्स से। वो तीनों कर्नल हाइन के नाम से ही काफी ज्यादा डर चुके थे। वो जल्दी जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। जायान को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि कर्नल ने उसे प्रोटेक्ट किया। वो हल्की से स्माइल करके उन्हें थैंक यू बोलता है। इस पर कर्नल साइड आई से उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम बहुत गंदे लग रहे हो। कर्नल की ये बात सुनकर जायान जल्दी से अपने फेस से ब्लीडिंग साफ करने लगता है, मगर कर्नल तो अपने पॉकेट से एक हैंकी निकालकर खुद ही जायान के फेस को क्लीन करने लगते हैं। कर्नल के ऐसा करने पर जायान थोड़ा चौंक जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था, मेरे डर्टी होने की वजह से क्या इन्हें गुस्सा आ रहा है। ये पर्सन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए भी थोड़ा सा भी गंदा नहीं होता। अब इन्हें मेरा ब्लड से कवर फेस देखकर काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा होगा। ये सोचते हुए वो कर्नल का हाथ पकड़ लेता है कि मैं खुद कर लूंगा। इस पर कर्नल उसे हैंकी दे देते हैं और उससे बोलते हैं, अपना सर ऊपर करो। जायान अपने नोज को हैंकी से कवर करते हुए अपने हेड को ऊपर कर लेता है ताकि ब्लीडिंग को रोक सके और मन ही मन सोच रहा था, ये हैंकी तो ब्लेड वाइप लग रहा है। आखिर कर्नल इसे मेरी नोज ब्लीडिंग को साफ करने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं। हमें ब्लेड वाइप के बारे में बताया जाता है। ब्लेड वाइप मिलिट्री के लिए एक हाई एंड प्रोडक्ट है। इससे ब्लेड को वाइप किया जाता है तो इसके नैनो मटेरियल ब्लेड की क्रैक्स को फुल कर देते हैं। इससे ब्लेड शार्प हो जाता है। ऑफ कोर्स इस तरह की चीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। फिर वो अपनी हालत को देखते हुए सोचता है,
बहुत अच्छे, अब थोड़ी ही देर में मेरा नोज पूरी तरह से स्वेल हो जाएगा। ऐसी हालत में मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहूँगा। वो अपने हेड को नीचे करके पूछता है, क्या ये हो गया? मगर इतने में दोबारा से ब्लीडिंग होने लगती है, जिस पर वो जल्दी से अपने नोज को कवर कर लेता है। उसकी नज़र कर्नल पर पड़ती है, जो कि काफ़ी गौर से उसी की तरफ ही देख रहे थे, जिन्हें देखकर जायन थोड़ा घबराने लगता है और सोचता है कि ये अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अभी ये सोच रहा था कि इतने में कर्नल जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़कर किस कर लेते हैं। इस टाइम जायान उनके ऐसा करने पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उसके साथ ऐसा काफ़ी दफ़ा हो चुका है। जायान अपनी आइज को बंद कर लेता है। जैसे ही कर्नल उससे थोड़ा दूर होते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे की आइज में देखने लगते हैं। वो दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे की आइज में देख रहे थे कि इतने में पीछे से चैन आ जाती है। वो कर्नल से बोलती है कि बॉस चले चलते हैं, जिस पर कर्नल जायान को छोड़ देते हैं। ओह गाइस, फाइनली कर्नल ने रियलिटी में से किस कर ही ली। ये किस भी बिल्कुल जायान के लिए की तरह ही थी। जायान चैन की वॉइस को सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, क्या सच में यह कोई और इल्यूजन है? कर्नल बिना किसी एक्सप्रेशन के चैन की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या तुमने अपने ब्रदर को गुड बाय बोल लिया है? जिस पर चैन उन्हें यस बोलती है। जैसे ही उसकी नज़र जायान की हालत पर पड़ती है तो उसे देखकर चैन काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हुए बोलती है, माय गुडनेस, अभी अभी थोड़े घंटे पहले ही मैं तुमसे मिली थी, सिर्फ इतनी ही देर में तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम ब्लड से कवर क्यों हो? वो साय करते हुए उससे बोलती है, मुझे हमेशा ऐसा ही फील होता है कि डिजास्टर्स तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिस एयरक्राफ्ट से तुम जा रहे थे वहाँ पर ब्लोकर्स ने अटैक कर दिया था, और जिस बेस में तुम पहुंचे वहाँ पर भी मिसाइल से अटैक हो गया। इवन के शहर में वापस आने के बाद तुम फिर भी किसी न किसी तरह इस हालत में पहुंच चुके हो। कि ये बातें सुनकर जायान बेचारा काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है। वो अपने चिन को टच करते हुए बोलता है, ये अभी जो कुछ भी तुमने बोला मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और फिर उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ अपने ब्रदर को गुड बाय बोलने आई थी? क्या यूनिट दोबारा से कहीं जा रहा है? इस पर चैन एक्साइटेड होते हुए से बताती है कि इस दफ़ा हम अमेज़न जा रहे हैं। क्या तुमने इस प्लेस के बारे में सुना है? इसे सुनकर जायन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उससे पूछता है, क्या सच में अमेज़न? 100 साल पहले वहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स था। और फिर वो अपनी तरफ पॉइंट करते हुए उससे पूछता है, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ? जिस पर चैन उससे बोलती है, हम वहाँ रिसोर्स सर्वे के लिए जा रहे हैं, और जब तुम ज़ॉम्बीज को मारने लग जाओ तब दोबारा से इस बारे में बात करेंगे। जबकि वो जायान को अपने साथ नहीं ले जाने वाले थे। इनके इस रिप्लाई को सुनकर जायान दुखी मन के साथ उसे यस बोल देता है, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता है कि इस तरह तो वो इनकी टीम पर एक बर्डन है। इतने में चैन की नज़र जायान के फेस पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से हील हो गया था, जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाती है और उससे पूछती है, ये तो इतनी जल्दी हील हो गया? जिसकी ये बात सुनकर जायन जल्दी से अपने फेस को टच करके देखने लगता है। फेस को चेक करते हुए सोच रहा था, मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रही, यहाँ तक कि स्वेलिंग भी खत्म हो गई है और मेरी नोज ब्लीडिंग भी रुक चुकी है। क्या ये एक्स वायरस की वजह से है? जो किस अभी अभी हुई, क्या वो रियल थी? ओ हमारे बुद्धू जायन, फाइनली तुम्हें ये रियलाइज हो ही गया। ये रियलाइज होते ही जायन जल्दी से कंफ्यूज लुक के साथ कर्नल की तरफ देखने लगता है। इसे ऐसा देखते देखकर लिली नोटी में उससे बोलती है, देखा ना बॉस तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं। जिस पर जायन कर्नल की तरफ देखते हुए मन में सोचने लगता है, अभी हाइन का पोस्चर कितना जेंटल था, मैं ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। जितनी भी किस अब तक मैंने एक्सपीरियंस की है, ये किस उनमें सबसे जेंटल और वार्म थी। वैसे मुझे इस किस को किस नहीं कहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हाइन ने सिर्फ मुझे हील करने के लिए ऐसा किया हो। बुद्धू जायान, अब ऐसा भी मत सोचो। गाइस, आपको क्या लगता है कि जायान को ऐसा सोचना चाहिए? जल्दी से कमेंट्स में यस और नो लिखें। जायान ये सब कुछ सोच रहा था तब कर्नल भी काफ़ी गौर से उसी की तरफ ही देख रहे थे। इसी मोमेंट के साथ आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल नेक्स्ट पार्ट, टेक गुड केयर एंड बाय बाय।